हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटवे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, देशद्रोह की सीमा का निर्धारण। अब आप देख रहे हैं कि कोई टीवी चैनल हो गया या कोई व्यक्ति है, कोई अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज करता है जो कि हमारा संविधान हमें देता है, तो कई बार उनके खिलाफ उनका डिटेंशन कर लिया जाता है या उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो ये चीज़ हर जगह ठीक नहीं है, इसी पे फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आइए देखते हैं कि क्या था फैसला और क्या वजह थी ये सब करने की, क्यों सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 तेलुगु भाषी न्यूज चैनल को आंध्र प्रदेश सरकार की जबरन कार्यवाही से बचाते हुए कहा कि देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करने का वक्त आ चुका है। ये कानून बहुत पुराना है। ये कानून तब का है जब ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन करते थे। तो हमारे यहाँ कोई न्यूज एजेंसी हो या कोई भी हो, तो 1924 के आसपास बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। तो इस समय ये सारे एक्ट वगैरह लाए गए थे। उसके पहले भी लाया गया था 1918 के आसपास, जब ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में भी जीता, तो भी कई ऐसे कानून लाए गए थे। तो उस समय का कानून है, अब इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना ठीक नहीं है। जहाँ सच में देशद्रोह की या हेट स्पीच की बात है, ऐसा कुछ आ रहा है, वहाँ ठीक है। लेकिन हर चैनल को या हर व्यक्ति को ऐसे आप सजा नहीं। वर्तमान में ब्रिटिश युग की भारतीय दंड संहिता आईपीसी में सुधार का सुझाव देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक कानूनों में सुधार समिति पहली बार हेट स्पीच को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है कि क्या है हेट स्पीच, किसे कहेंगे, मामला क्या था, क्यों दोनों चैनलों को आंध्र प्रदेश सरकार ने सजा दी थी। तो ये दोनों चैनल कोविड-19 की कवरेज कर रहे थे। उस समय जो सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने इन्हें रोका। तो इन्होंने क्या कहा कि ये हमारी भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, जो कि हमारा आर्टिकल 19 हमें देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, मत और विश्वास को मौलिक लेखन, मुद्रण, चित्रण या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो जब ऐसा है तो इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, तो इस चीज़ पर इन्होंने टिप्पणी की और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। क्योंकि हमारा भारतीय संविधान कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के केस में वो आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 का यूज करते हुए, 226 का यूज करते हुए हाई कोर्ट जा सकता है। तो इसी के तहत ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के उल्लंघन के मामले में इन पर कुछ अधिकारी थे उस आंध्र प्रदेश के, जिन पे सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का केस दर्ज करने को कहा था। अवमानना क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था उनकी बात नहीं मान रही है, तो वो उन्हें सजा दे सकते हैं, या कोई ऐसी बात कही गई है जिससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचती है। अब कुछ ठेस पहुंचती अगर उन्होंने कुछ फैसला दिया है और आप नहीं मान रहे हो, भारत में रहते हुए, भारत के संविधान के अंडर रहते हुए, तो ये उनकी अवमानना है। तो इस तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज करने को कहा था राज्य सरकार को, लेकिन इन्होंने कुछ खास फैसले लिए नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है, तो या कोई व्यक्ति कोई ऐसी स्पीच देता है, किसी चीज कोई प्रश्न पूछता है, तो उस पे आप उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 का गलत प्रबंधन अगर हो रहा है और इस पे कोई आलोचना कर रहा है,
कोई सोशल मीडिया पे कुछ सवाल कर रहा है तो उस पर जिस तरह से सरकारें अनुचित प्रयोग कर रही हैं, राजद्रोह कह के, ट्रिजन का मतलब होता है राजद्रोह, तो अगर ऐसा कुछ कर रही हैं तो ये चिंताजनक है। ये देश हमारे भारतीय संविधान के और हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसके अलावा जिस समय लोग महामारी का सामना कर रहे थे, उसकी दूसरी लहर का सामना कर रहे थे, तो उस समय जब ये दवाइयाँ लेने या ऑक्सीजन सिलेंडर लेने या इस तरह की कोई मांग कर रहे थे तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था, तो ये गलत है। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिजन। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए राजद्रोह, 153 ए और 505 के प्रावधानों के दायरे और मापदंड की व्याख्या की जानी आवश्यक है। मतलब इसमें थोड़े से बदलाव किए जाने चाहिए। राजद्रोह का मुकदमा जब किसी पर लगाया जाता है, 153 ए धार्मिक मतभेद से जुड़ा हुआ है, तो आईपीसी की धारा 153 ए या धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले तत्वों को रोकने के लिए दंडित कर सकता है। जबकि 505 कहता है कि यह ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण को अपराध बनाता है जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न होती हो। विशेष रूप से ये मीडिया के लिए है। विशेष रूप से प्रिंट मीडिया, समाचार, सूचना और अधिकारों के प्रेषित करने के अधिकार के संदर्भ में है ये। मतलब अगर कोई ऐसी न्यूज़ फैला रहा है, मतलब न्यूज़ चैनल वगैरह के लिए 505 यूज किया जाएगा और बाकी के लिए 124 ए और 153 ए यूज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के बारे में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने यह तर्क को स्वीकार किया है कि मीडिया को राजद्रोह कानून से प्रभावित हुए बिना एक प्रचलित शासक के विषय में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रकाशित करने का अधिकार है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें क्या दंड वगैरह होता है। 124 ए जो कि आईपीसी की धारा है, तो ये एक अपराध है राजद्रोह, इसके तहत इसमें मुकदमा चलता है। आईपीसी की धारा 124 ए राजद्रोह का एक ऐसा अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें कोई व्यक्ति भारत के विभिन्न विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित शब्दों द्वारा, संकेतों या दृश्य के रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न करती है। देशद्रोह में एनिमोसिटी एंड एनिमिटी की भावनाएं, दोनों ही भावनाएं शामिल होती हैं। हालांकि इस खंड के तहत घृणा एवं अवमानना मतलब एनिमोसिटी एंड एनिमिटी फैलाने की कोशिश किए बिना की गई टिप्पणी को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। राजद्रोह का मुकदमा लगने पर क्या पनिशमेंट दी जा सकती है? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगता है तो एक गैर जमानती अपराध होगा। 3 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। वो देखा जाएगा कि अपराध कैसा था, कितना कठोर दंड दिया जाना चाहिए, वो जज पर निर्भर करता है। इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति को सरकारी नौकरी से रोका जा सकता है। आरोपित व्यक्ति का पासपोर्ट रखने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया है किसी व्यक्ति पे, तो उम्मीद है कि वो या भविष्य में किसी और देश भाग जाए तो उसे इस चीज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो चूंकि अभी कुछ समय पहले तक या अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा कि अभी राजद्रोह क्या कहलाएगा, इसकी सीमा निर्धारित की जाए। तो आज का डिस्कशन यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।